चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पॉलीमर्स टॉपिक हमारा चल रहा है। उस पॉलीमर के आर्टिकल्स में हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर जिसका हम प्रिपरेशन देख रहे हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर के प्रिपरेशन में ऑलरेडी इसके पहले हमारे जो कुछ पॉलीमर्स हुए उसमें से हमने पहले देखा था नायलॉन 66। सेकेंड नंबर का वहाँ पे बताया था हमने नायलॉन 6। थर्ड नंबर का था वहाँ पे टेरेलिन या टेरिन या डैक्रॉन पॉलीमर। और लास्ट वन फोर्थ नंबर का पॉलीमर हमने बताया था वहाँ पे बैकेलाइट, दैट इज फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो ये चार पॉलीमर होने के बाद अभी फिफ्थ नंबर का एक पॉलीमर है कंडेंसेशन पॉलीमर का। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर या मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड को हम IUPAC में मिथानॉल बोलते हैं, METHANAL। सो मेलामाइन मिथालन पॉलीमर या सिर्फ मेलामाइन पॉलीमर भी बोला तो भी चलेगा। तो इस प्रकार का पॉलीमर हमें प्रिपेयर करना है कंडेंसेशन पॉलीमर का एक फिफ्थ नंबर का एग्जांपल। तो इसके लिए हम वहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं। अभी आपको एक्चुअल पता है ये अगर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर दे इस प्रकार का साइक्लिक फॉर्म का, और इसमें अगर हम देखते हैं तो अल्टरनेटली सिंगल एंड डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब है यहाँ पे हर कॉर्नर में एक कार्बन 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 और उसको एक हाइड्रोजन अटैच होता है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। एक्चुअल वही इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा चेंज। यहाँ पे इस कार्बन के अलावा एक नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पे एज सिमिलर कार्बन अल्टरनेट। यहाँ पे भी अगर हम कार्बन की जगह नाइट्रोजन ऐड करेंगे, यहाँ पे और एक बार कार्बन ही रहने देंगे और यहाँ पे अल्टरनेट के फॉर्म में और एक नाइट्रोजन है। ऑलरेडी यहाँ का जो H है, अभी हमने यहाँ से कार्बन निकाल के N अटैच किया है। यहाँ पे भी एक्चुअल कार्बन है, ये नाइट्रोजन कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन। तो यहाँ पे भी जहाँ पे कार्बन है यानी तीन जगह हमने अल्टरनेट में नाइट्रोजन अटैच किया, और जहाँ पे कार्बन एक्चुअल उस कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो निकाल के हमने यहाँ पे NH2 अटैच किया है। ये ऑलरेडी उसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है। ओके, इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं मेलामाइन। इस मेलामाइन पॉलीमर का हमें पॉलीमराइजेशन करना है। पॉलीमराइजेशन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टिंग। दूसरा मोनोमर होनी चाहिए। दूसरा मोनोमर हम वहां पे यूज करने जा रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड। अभी फॉर्मल्डिहाइड क्या है आपको पता है। फॉर्मल्डिहाइड का मतलब अल्डिहाइड फैमिली का पहला मेंबर HC डबल बॉन्ड OH, या डायरेक्टली हम उसको CH2O लिखेंगे तो भी चलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ये दूसरा एक मोनोमर्स उसके लिए हम यूज कर दे जिनको हम पॉलीमराइज करेंगे ऑन हीटिंग। अभी अगर हम देखते हैं यहाँ पे NH2 है, इसका एक हाइड्रोजन इस कार्बोनिल ऑक्सीजन को अटैच होगा, और एक बार जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा इस तरह से अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। और यहाँ पे सिर्फ अभी ये एक्चुअल सपोज बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में यहाँ पे कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, यहाँ पे भी कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, और यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन एटम। ऑलरेडी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कौन है NH2, यहाँ पे भी कौन है NH2। तो यहाँ पे एक्चुअल AH इस ऑक्सीजन को अटैच होने वाला है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से कम होगा। ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, सो कार्बन उस कार्बन को और दो हाइड्रोजन अटैच है, सो
और उसको दो हाइड्रोजन अटैच CH। एक्चुअली कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, लेकिन इस NH2 का एक जो हाइड्रोजन है वो इसमें ऐड हो रहा है, तो इसके वैलेंस अभी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होगी। सो ये मिलेगा हमें इस प्रकार का कंपाउंड। एक इंटरमीडिएट हमें मिला है, ये जो इंटरमीडिएट हमें मिला अभी, इसको हम पॉलीमराइज करेंगे। यहाँ पे हमें नाइट्रोजन चाहिए N, यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन और यहाँ पे भी ऑलरेडी एक नाइट्रोजन है। उसके बाद ये ऑलरेडी क्या मिला हमें CH2, सॉरी यहाँ पे कौन है NH CH2OH। ये जो इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन में इसको हम पॉलीमराइज करेंगे, उसको पॉलीमराइजेशन करते हैं। इट अंडरगोज पॉलीमराइजेशन देन टू फॉर्म इस प्रकार का जो कंपाउंड, इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। और एक बार मैं यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन और इस कॉर्नर में भी नाइट्रोजन है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड इस CH2OH। अभी एक ही स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया है। एक्चुअल अगर हम इस NH2 में, इस कॉर्नर के NH2 में फॉर्मल्डिहाइड ऐड करेंगे तो इसी प्रकार का NHCH2OH में कन्वर्शन होगा। इस कॉर्नर के नाइट्रोजन अमोनिया अमाइन को अगर हम इस प्रकार के फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसी प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा हमें NH2OH। इस नीचे का जो NH2 है उसको भी अगर हम रिएक्ट कर दे फॉर्मल्डिहाइड, अगेन अभी एक पूरा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो NH2 था तो CH2OH में कन्वर्ट होगा। ऐसे इसके बहुत सारे मोल्स अगर हम यूज कर दे तो उसमें दूसरे मोल का H और ये OH, H2 एलिमिनेट होगा, ये चेन यहाँ पे कंटिन्यू होती, यहाँ पे भी OH H H2 एलिमिनेट होगा, वाटर एलिमिनेट हो गया। ऐसे क्रॉस लिंक प्रकार का पॉलीमर हमें वहां पे मिलता है और इस प्रकार के क्रॉस लिंक पॉलीमर को हम मेलामाइन पॉलीमर कहते हैं। मेलामाइन पॉलीमर या मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर या मेलामाइन मिथेनॉल पॉलीमर। तो ये 5th नंबर का कंडेंसेशन पॉलीमर जहाँ पे H2 एलिमिनेट होके ये मिला है। तो इसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले 2 मार्क्स के लिए अगर आपको क्वेश्चन आता है इसके रिलेटेड दो, तो वहां पे सबसे पहले हम बताएंगे when melamine and formaldehyde on polymerize, first it gives intermediate which on again polymerize and to form the melamine polymer या melamine formaldehyde polymer. It is a type of condensation polymer and also it is a copolymer या heteropolymer because of it is made up or make up by 2 different monomers. उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार का जो मेलामाइन पॉलीमर्स रहेगा वो मेलामाइन पॉलीमर हम जनरली यूज करते हैं टू मेकिंग द अनब्रेकेबल। जो क्रॉकरीज वगैरह रहती है हमारे घर में हम जो यूज करते तो उस क्रॉकरी में अनब्रेकेबल जो क्रॉकरीज रहती है उसके बनाने के लिए जनरली इस प्रकार का मेलामाइन पॉलीमर का हम यूज करते हैं। सो एक छोटा सा पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमर का मेलामाइन पॉलीमर फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक्चुअल में और एक था यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, लेकिन वो एनसीईआरटी और नए सिलेबस में नहीं है। सो यहाँ कंडेंसेशन पॉलीमर की जो 5 एग्जांपल्स है जिनका प्रिपरेशन का आर्टिकल हमने अभी तक यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ओके, अभी इस टॉपिक का जो आर्टिकल रहेगा, एक्चुअल हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का पार्ट देख रहे तो एडिशन पॉलीमर्स के कुछ प्रिपरेशन जिसमें हमने 4 एग्जांपल्स वहां पे देखे थे, LDP, HDP, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और टेफ्लॉन। एज सिमिलर टू प्रिपेयर द कंडेंसेशन और स्टेबुलर पॉलीमर, उसमें हमने 5 एग्जांपल्स बताए, नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, टेरेलिन, बैकेलाइट और उसके बाद अभी ये मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स। उसके बाद इस टॉपिक का आगे का जो आर्टिकल रहेगा वो पॉलीमर्स का जो पार्ट है वो रबर के लिए रहता है। सो आगे का पार्ट हम देखेंगे अभी इस पॉलीमर टॉपिक में
रबर के लिए इस टॉपिक में नेचुरल रबर और कुछ प्रकार के सिंथेटिक रबर वहां पे एक्सप्लेन किए। तो सबसे पहले हम देखेंगे अभी नेचुरल रबर। नेचुरल रबर देखते समय सबसे पहले अभी रबर क्या है इसके पहले हमने क्लासिफिकेशन बताया था डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर फोर्स। तो क्लासिफिकेशन में हमने पहला ही टाइप बताया था इलास्टोमर्स। तो जनरली रबर यानी कि एक ऐसा पॉलीमर है, इट हैज अ इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड दैट टाइप ऑफ पॉलीमर आर कॉल्ड एज अ रबर और दैट इज आल्सो टर्म एज अ इलास्टोमर। रबर एक ऐसा पॉलीमर है जनरली जो पॉलीमर्स नेचुरली ऑकर होता है और उस नेचुरल पॉलीमर्स में अगर देखते हैं तो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी के पॉलीमर्स को हम जनरली रबर कहते हैं और रबर को ही हम इलास्टोमर्स बोल सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हमें नेचुरल रबर का ऑब्जर्वेशन करना है। तो नेचुरल रबर के जो ट्रीज रहते हैं एक्चुअल अगर हम उस रबर ट्री का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसमें से कच्चे फॉर्म का रबर हमें मिलता है जिसको हम लैटेक्स कहते हैं, जो कोलाइडल सस्पेंशन के फॉर्म में दूध जैसा मिल्की टाइप का जो रहता है उसको हम वहां पे लैटेक्स कहेंगे। सो जनरली रबर ट्री से जो हमें रबर मिलता है कच्चा स्वरूप के फॉर्म में तो उसको हम लैटेक्स कहेंगे इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल सस्पेंशन। तो नेचुरल रबर उसके लिए और एक आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द नेचुरल रबर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेचुरल रबर, डिस्क्राइब द नेचुरल रबर, जो भी क्वेश्चन आपको अराइज होता है वहां पे। तो नेचुरल रबर के बारे में अगर हम देखते हैं तो नेचुरल रबर एक सब्सटेंस है जो हमें रबर के ट्री से मिलता है एज अ लैटेक्स इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल सस्पेंशन। इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो जो नेचुरल रबर रहता है वो सॉफ्ट स्टिकी रहेगा और इस प्रकार का नेचुरल रबर एक्चुअल में अगर हम देखते हैं तो एक पॉलीमर से एक लॉन्ग चेन है जिसमें वहां पे बहुत सारे आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स आइसोप्रीन के बहुत सारे मोनोमर्स वहां पे कंबाइन होते हैं। आइसोप्रीन को हम कहते हैं 2-methyl 1,3 ब्यूटाडीन IUPAC सिस्टम में। अगर इस स्ट्रक्चर का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH3, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर है, इस प्रकार का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम इस चेन का ऑब्जर्वेशन करेंगे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, इसमें एक चेन है और दो जगह वहां पे डबल बॉन्ड है। तो इस साइड से अगर हम नंबरिंग करते हैं इस चेन को तो डबल बॉन्ड, पहला जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा और जो दूसरा जो डबल बॉन्ड है एक्चुअली इस साइड से थर्ड पोजीशन पे आएगा। अगर उस साइड से हम नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड और एक बार फर्स्ट पोजीशन को है और दूसरा वाला जो डबल बॉन्ड है वो थर्ड पोजीशन को है। दोनों साइड से अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन देखा जाए तो सेम है, लेकिन इस साइड से जो ब्रांच का अल्किल ग्रुप लाइक एज मिथिल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे, इस साइड से क्या तो थर्ड पोजीशन। तो इस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। अभी इस चेन के अलावा जो 2 नंबर का कार्बन है उस 2 नंबर के कार्बन को CH3 अटैच है, साइड अटैचमेंट। सो 2 नंबर के पोजीशन को अटैच है इसलिए 2, CH3 अटैच है इसलिए मिथिल। उसके बाद जो 2 अलग अलग डबल बॉन्ड है तो पहला डबल बॉन्ड यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है सो 1 और दूसरा डबल बॉन्ड वहां पे थर्ड पोजीशन को अटैच इसलिए 3। जो चेन हम सिलेक्ट करते हैं उसमें टोटल 4 कार्बन है, उस 4 कार्बन का एक्चुअल जो अल्केन रहेगा वो ब्यूटेन रहेगा। उसके बाद ब्यूटेन का जो एक्चुअल हम E है वो निकाल देते हैं और E निकालने के बाद यहाँ पे 2 जगह डबल बॉन्ड है इसलिए डाई ENE। ओके, सो ब्यूटाडीन या डाइन ऐसा लिखा तो भी चलेगा या ऐसा लिखा तो भी चलेगा, ये कंपाउंड्स है। अभी अगर हम देखते हैं, मैं इसका ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं CH3, ये सबसे पहले CH3 है, ये कार्बन CH3 का कार्बन इस कार्बन को ज्वाइंट है और ये जो कार्बन है एक्चुअल यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 को ज्वाइंट है। इसको अगर हम देखते हैं तो अभी ये जो कार्बन है
वो एक्चुअल इस कार्बन को ज्वाइंट है, उसके बाद यहां पे ऑलरेडी एक H और यहां पे डबल बॉन्ड CH2। सिमिलरली अभी यहां पे CH3, उसके बाद ये CH2, ये ऑलरेडी ये कार्बन दूसरा मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये CH3, इसी का जो 1,3 ब्यूटाडीन है या 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडीन, उसको हम कॉमनली आइसोप्रीन कहते हैं, वही स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये और एक बार CH3, उसके बाद एक कार्बन, कार्बन ये डबल बॉन्डेड कार्बन को अटैच यानी कि CH2, आगे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो और एक बार एक कार्बन, कार्बन और एक बार वहां पे डबल बॉन्ड CH2 को अटैच है, इस साइड में लिखता है, और यहाँ पे एक H। तो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। अगर हम देखते हैं तो अगर ये डबल बॉन्ड और बहुत सारे स्ट्रक्चर इस साइड में भी लिखे हैं, ऐसा समझना है। तो ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे ऐड होके ये चेन यहाँ पे कंटिन्यू होगी। ये चेन कंटिन्यू होने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कम हो रही है, 3 ही बॉन्ड है, तो यहाँ का जो डबल बॉन्ड रहेगा एक बॉन्ड इसमें शिफ्ट होगा। और एक बार अगर हम देखते हैं तो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल से इस कार्बन कार्बन में किसी भी प्रकार का बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है उस दूसरे मॉलिक्यूल का एक बॉन्ड यहाँ पे इसमें शिफ्ट हो जाएगा। और एक बार अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे और एक यहाँ का डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी और एक बार कम हुई इसलिए डबल बॉन्ड, और दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा तो यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट करेगा, यानी ये चेन यहाँ पे कंटिन्यू होती है। तो ये नेचुरल रबर का वहां पे रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सो सबसे पहले हम बता सकते हैं नेचुरल रबर के बारे में। नेचुरल रबर में हम बताएंगे कि नेचुरल रबर जो होता है वो हमें ऑब्टेन होता है, मिलता है रबर ट्री से। किस फॉर्म में मिलता है? एज अ लैटेक्स, कच्चे फॉर्म में मिलता है कि नहीं? तो इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल सस्पेंशन लाइक एज मिल्क, जैसा मिल्की टाइप का उसका सब्सटेंस रहता है वो। सो सबसे पहले हम बताएंगे नेचुरल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द रबर ट्री एज अ लैटेक्स इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल सस्पेंशन लाइक एज अ मिल्की फॉर्म। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम बताएंगे कि जो नेचुरल रबर हमें डायरेक्ट रबर ट्री से मिलता है वो सॉफ्ट एंड स्टिकी होता है एंड हैज अ लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसके बाद आगे बता सकते हैं हम नेचुरल रबर एक्चुअल अगर हम देखते हैं तो नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है? क्योंकि अभी अगर हम देखते हैं तो ये बहुत सारे कंटिन्यूअस चेन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये चेन किससे फॉर्मेशन हुए? इस सब्सटेंस से, और उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? आइसोप्रीन, या उसको ये IUPAC सिस्टम में हम क्या कहते हैं? 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडीन। सो थर्ड नंबर के पॉइंट में हम बता सकते हैं नेचुरल रबर इज द, और ये जो पॉलीमर है वो लीनियर चेन का पॉलीमर है, स्ट्रेट चेन होता है। सो इट इज द लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन दैट इज 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडीन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड cis 1,4 polyisoprene। इस आइसोप्रीन का जो पॉलीमर से 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडीन और नेचुरल रबर का जो जनरल रिप्रेजेंट है उसको हम cis 1,4 polyisoprene कहेंगे। सिमिलरली अगर इस नेचुरल रबर का ऑब्जर्वेशन करते तो नेचुरल रबर वहां पे लॉन्ग चेन उसमें प्रेजेंट होती है, इट हैज अ फ्लेक्सिबल लॉन्ग चेन। सिमिलरली इस प्रकार के चेन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो बहुत वीक रहेगा, लाइक एज वन डर वाल फोर्स जैसा। सो नेचुरल रबर इज द long flexible chain having the weak intermolecular force of attraction and which are also show the elastic property। इस प्रकार के नेचुरल पॉलीमर में इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। ओके, सो ऐसे कुछ पॉइंट्स इस नेचुरल रबर के बारे में हम वहां पे एक्सप्लेन कर पाते हैं। सो दैट इज द नेचुरल पॉलीमर, दैट इज नेचुरल रबर। पॉलीमर्स टॉपिक के लिए हम अगला जो पॉलीमर्स का पार्ट देख रहे हो नेचुरल रबर यानी कि रबर्स के लिए, तो मैंने आपको पहले बता दिया है रबर्स का मतलब है रबर्स यानी ऐसे पॉलीमर्स है जो पॉलीमर हम जनरली वहां पे प्रिपेयर करते हैं या नेचुरल पॉलीमर्स को ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि नेचुरल रबर को और एक बार अगर हम कंबाइन करेंगे, केमिकली ट्रीट करेंगे तो सिंथेटिक रबर भी हमें मिलेगी, वो आगे हमें देखने। तो रबर इज द पॉलीमर्स एंड जनरली विच हैज द इलास्टिक प्रॉपर्टी, सो दैट टाइप ऑफ पॉलीमर आर आल्सो कॉल्ड एज द इलास्टोमर्स। उसमें से अभी नेचुरल रबर, तो नेचुरल रबर के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। नेचुरल रबर हमें मिलेगा, ऑब्टेन होगा फ्रॉम द रबर ट्री एज लैटेक्स, कच्चे फॉर्म में।
इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल सस्पेंशन लाइक एज अ मिल्की फॉर्म। सेकेंड पॉइंट हमने बताया कि नेचुरल रबर इज द लीनियर पॉलीमर। किसका लीनियर पॉलीमर है? आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का मतलब 2-methyl-1,3-ब्यूटाडीन का। आगे हमने बताया कि जनरली नेचुरल पॉलीमर इज ऑल्सो पॉलीआइसोप्रीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पॉलीआइसोप्रीन या 6,1,4 पॉलीआइसोप्रीन। उसके बाद नेचुरल रबर हैज अ long flexible chain having the elastic property and having very weak intermolecular force of attraction। और उसके बाद आपको जो नेचुरल रबर है उस नेचुरल रबर का जो कंस्टिट्यूट मोनोमर है, कंस्टिट्यूट जिससे वो यूनिट से बना होता है वो आइसोप्रीन, उसका स्ट्रक्चर मैंने आपके यहाँ पे ड्रॉ करके दिया है। और सिमिलरली जो आइसोप्रीन है यानी कि 2-methyl-1,3-ब्यूटाडीन है उसके बहुत सारे मोल्स कंबाइन होके जो लीनियर पॉलीमर नेचुरल पॉलीमर मिलता है, नेचुरल रबर मिलता है, उसका भी स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया है। सो ये नेचुरल रबर का रिप्रेजेंटेशन और नेचुरल रबर का आर्टिकल यहाँ पे छोटा सा कंप्लीट होता है। 2 या 3 मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। आया समझ में यहाँ तक? अभी जो नेचुरल रबर है उस नेचुरल रबर को हमें छोटा सा और एक छोटा सा आर्टिकल हमें देखना है। नेचुरल रबर को एक्चुअल जो नेचुरल रबर होता है वो सॉफ्ट एंड स्टिकी होता है, तो हमें थोड़ा सा रबर स्ट्रॉन्ग, टफ, इलास्टिक वगैरह होना चाहिए। तो उसके लिए एक प्रोसेस है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जो रबर है वो हार्ड बनाने के लिए एक प्रोसेस है जिसमें नेचुरल रबर को हम सल्फर के साथ स्ट्रांगली हीट कर दे, उस प्रकार के प्रोसेस को हम वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहेंगे। सो अगला जो छोटा सा आर्टिकल रहेगा वो नेचुरल रबर का वल्कनाइजेशन। तो और एक छोटा सा आर्टिकल देखने जा रहे हैं हम। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो रबर का वल्कनाइजेशन क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो रबर होता है, नेचुरल रबर जो हमें मिलता है रबर ट्री से, वो एक्चुअल उसके कच्चे फॉर्म में, लैटेक्स के फॉर्म में होने के कारण वो एक्चुअल स्टिकी होता है, सॉफ्ट होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी बहुत कम होती है। तो हम अगर हमें बहुत सारे रबर बैंड्स होते हैं, एक्चुअल टायर्स वगैरह होते हैं, तो इस प्रकार के वस्तुएं बनाने के लिए हार्ड मटेरियल चाहिए। तो ये रबर वहाँ पे अगर हम यूज करेंगे तो इससे टायर वगैरह बनेगा नहीं, कुछ वेयर्स वगैरह बनेंगे नहीं, केबल का इंसुलेशन का जो कवर होता है वो बनेगा नहीं, ठीक है नहीं। इसके कारण वो जो नेचुरल रबर हमें मिलता है उसको हमें मोर हार्ड बनाना है, उसको टफ बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बढ़ानी है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो इस प्रॉपर्टी हमें इंप्रूव करने होते हैं नेचुरल रबर के। तो वो प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए उस नेचुरल रबर का हम क्या करते हैं? वल्कनाइजेशन। तो सबसे पहले और एक बार इस आर्टिकल पे 2-3 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है। डिस्क्राइब द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, एक्सप्लेन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो सबसे पहले आप बताएंगे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में वल्कनाइजेशन रबर करना क्यों है? क्यों करना है? क्योंकि जो नेचुरल रबर हमें मिलता है रबर ट्री से वो सॉफ्ट, स्टिक एंड हैज अ लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड आल्सो लेस इलास्टिक रहता है। सो उसमें हम बताएंगे द नेचुरल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द रबर ट्री विच आर जनरली कैसा रहेगा? सॉफ्ट, उसके बाद स्टिकी, लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ, पॉलीमर रहता है वो। सो इट इज द नेचुरल रबर इज ऑब्टेन हैज सॉफ्ट, स्टिकी एंड लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉलीमर। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। कैसा चाहिए हमें? टफ, स्ट्रॉन्ग एंड मोर इलास्टिक, मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला। सो हम वहां पे बताएंगे टू मेक दिस नेचुरल रबर मोर टफ, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड मोर टेंसाइल, देन इट अंडरगोज द वल्कनाइज और इट गेट वल्कनाइज। तब हमें इस नेचुरल पॉलीमर का क्या करना पड़ेगा? वल्कनाइजेशन करना पड़ेगा। अभी वल्कनाइजेशन यानी क्या है? वल्कनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच जो नेचुरल रबर रहता है उस नेचुरल रबर को हम क्या करते हैं? सल्फर के साथ 3 to 5% सल्फर के साथ उसको हीट करेंगे एट अबाउट 100 to 150 डिग्री सेल्सियस, जिसके कारण क्या होता है? सल्फर के साथ डाइसल्फाइड, जो नेचुरल पॉलीमर की जो चेन है, जो पॉलीआइसोप्रीन चेन है, वो सल्फर के साथ डाइसल्फाइड लिंकेज फॉर्म करके क्रॉस लिंक प्रकार का पॉलीमर फॉर्मेशन होता है। जो पॉलीमर हमें मिलता है वो वल्कनाइज होके मिलता है, वो इसके कंपेयर में टफ, स्ट्रॉन्ग और मोर इलास्टिक रहेगा। तो उस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं?
vulcanization of rubber. तो vulcanization of rubber means vulcanization is the process in which natural rubber is made tough, strong and more elastic on heating with the sulfur. Then that type of process is called as the vulcanization. So in the vulcanization, natural rubber is heated with 3 to 5% sulfur at about 100 to 150 डिग्री सेल्सियस. देन क्रॉस लिंक पॉलीमर वहां पे क्या होता है, क्रॉस लिंक का पॉलीमर वहां पे फॉर्मेशन होता है बाय डाइसल्फाइड लिंकेज, यानी कि दो सल्फर एटम का लिंकेज फॉर्मेशन करके. और उस प्रकार का जो डाइसल्फाइड लिंकेज वाला क्रॉस लिंक पॉलीमर हमें मिलता है उसको हम वहां पे क्या कहते हैं, वल्कनाइज रबर. जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. सिमिलरली और एक दूसरी चेन हम ड्रॉ करते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड C, उसके बाद CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. तो एक्चुअल यहाँ का जो चेन होता है वो यहाँ पे हम शिफ्ट कर दें, ये डबल बॉन्ड. और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक कार्बन, ये चेन यहाँ पे कंटिन्यू होगी, ये चेन यहाँ पे इस साइड में कंटिन्यू होती है. और इस कार्बन कार्बन में एक्चुअली एक सल्फर एटम वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन करता है. सल्फर की वैलेंसी आपको पता है 16 एटॉमिक नंबर 286 कॉन्फिगरेशन है उसका. सो लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड वो फॉर्म करेगा. यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन इस सल्फर के साथ, तो यहाँ पे डाई सल्फाइड, दो सल्फर एटम वहां पे क्रॉस लिंक पॉलीमर फॉर्मेशन करता है. और ये जो पॉलीमर हमें मिलता है इसी को हम वल्कनाइज रबर कहते हैं. दैट इज जो रबर हमें मिलेगा दैट इज मोर स्ट्रॉन्ग, मोर इलास्टिक, मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफ वगैरह रहेगा एज कंपेयर टू नेचुरल रबर. ये पूरी जो प्रोसीजर है जिससे हम नेचुरल रबर जो सॉफ्ट और स्टिकी होता है उसको हार्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. ओके, सबसे पहले मैंने आपको नेचुरल रबर क्या है ये एक्सप्लेन किया है. उसके बाद हम उस नेचुरल रबर को ही मोर वहां पे टफ स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके लिए जो प्रोसेस देख रहे हैं उसको हम कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. उसका आर्टिकल हम अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं. और एक बार मैं आपको बता रहा हूं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एग्जैक्टली क्या है. सबसे पहले मैंने पहला पॉइंट बताया कि ये करने की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि नेचुरल जो रबर रहता है वो सॉफ्ट स्टिकी होता है, तो उसको हमें मोर टफ स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक बनाना होता है, इसलिए हम उसको वल्कनाइजेशन करते हैं. सो पहला पॉइंट, नेचुरल रबर इज द सॉफ्ट स्टिकी एंड लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉलीमर. सो टू मेक दिस पॉलीमर मोर टफ, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट गेट द वल्कनाइज, उसको हम वल्कनाइज करेंगे. अभी वल्कनाइजेशन में क्या होता है या वल्कनाइजेशन एग्जैक्टली क्या है, तो वल्कनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच natural rubber is heated with sulfur at high temperature, then to form the cross-link polymer, and that cross-link polymer are more tough and strong. That type of process is called as the vulcanization. उसके बाद हमने बताया कि वल्कनाइजेशन प्रोसेस करते समय हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, जो नेचुरल रबर रहेगा इन द वल्कनाइजेशन प्रोसेस द नेचुरल रबर इज हीटेड, उस नेचुरल रबर को हम हीट करेंगे. नेचुरल रबर इज हीटेड, किसके साथ हीट करते हैं, 3 to 5% sulfur, 3 to 5% sulfur and heating about 100 to 150 degrees Celsius. Then